नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फरवरी के ज्योग्राफी और साइंस टेक और एक दो नेशनल भी है वो करने की कोशिश करूंगा। आज ज्योग्राफी में अगर फरवरी के बारे में जो मैं बता रहा था, फरवरी के इकोनॉमी तक बताया था। इसमें ज्योग्राफी साइंस टेक नेशनल में क्या हो सकता है आज चर्चा करेंगे, और आने वाले क्लास में बाकी जो होगा इंटरनेशनल और नेशनल की चर्चा मिसलेनियस की चर्चा करेंगे। तो फरवरी का जो 2 फरवरी है ये इंटरनेशनल वेटलैंड के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व के देशों द्वारा आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। उसी की याद में ये मनाया जाता है और हर साल आर्द्र भूमि रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो इस वर्ष भारत का 5 नए कर्नाटक और तमिलनाडु के रामसर संरक्षण पक्षी या वन्य अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। और इस प्रकार टोटल रामसर स्थल की संख्या भारत में 80 हो गया है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14, दूसरा स्थान है 10 उत्तर प्रदेश का, और बिहार में एकमात्र रामसर स्थल है वह है कांवर झील बेगूसराय का। तो 5 नए रामसर स्थल में है, कर्नाटक के 3 है, मगदी केरे पक्षी रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगस्नासनी पक्षी रिजर्व, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु। इसको हम लिख देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आर्द्र भूमि क्या है? बिहार में आर्द्र भूमि को चौर कहा जाता है। वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि है जहां सालों भर पानी भरा रहता है और यह धरती और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए बहुत आश्रय स्थल है। इससे बाढ़ फ्लड कंट्रोल के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। पटना के बारे में जो कहा जाता है, आजकल जो बाढ़ आता है तो बहुत सारे आज के चौर जो है या आर्द्र भूमि जो है अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां बन गए हैं। हम पटना का अगर उदाहरण दें तो पटना में जितने ही आपको बाजार समिति मुसल्लफ हाट का इलाका है या मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका है, ये सब एक समय में दलदल भूमि था, यानी चौर था, आर्द्र भूमि था। अब 2019 में जो बाढ़ आया था उस समय पूरी तरह ये डूब गया था इलाका, और पूरी तरह पानी माने डूबने वाला इलाका बन गया था राजेंद्र नगर तक, क्योंकि इस इलाके में पानी बहाव था। पूरा पटना का पानी बहकर इसी इलाके में आता था, लेकिन आज वो अतिक्रमण का शिकार हो गया है। जब भी पटना में भारी बारिश अगर लगातार हो जाए तो इस सब इलाका कंकड़बाग तक का इलाका पूरी तरह डूबने का कारण यह भी है कि पूरी तरह आर्द्र भूमि का इलाका जो अतिक्रमण का शिकार हो गया है। तो आर्द्र भूमि बहुत ज़रूरी चीज़ है पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए, जल संकट के लिए। अभी आप देखिए कि बंगलोर में पानी के लिए लोग तरस रहा है। जब बंगलोर पानी संकट से जूझ रहा है, एक दिन गैप करके पानी टैंकर से पहुंचाया जा रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री के यहाँ भी पानी की किल्लत हो गई है। तो जो ये जल संकट की जो समस्या बन गई है, जो आने वाले 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया भी जाएगा, तो आप देखिएगा कि बिन पानी सब सून। कबीरदास कहे थे बिन पानी सब सून। ये बात सही है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन, अगर जल और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से
अतिक्रमण को बचाने के लिए, अतिक्रमण से सुरक्षित करने के लिए ही, जल संरक्षण के लिए ही ये आपको पूरी तरह से पुनरुद्धार किया जा रहा है पूरा जल निकासी इलाके का। अब आप इसको लिख सकते हैं तो लिखिए। ज्योग्राफी 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। थीम है इस बार का आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। दो फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व के देशों द्वारा आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर संधि हुआ था। इसी की याद में मनाया जाता है। भारत में कुल 80 रामसर स्थल घोषित। 2024 में 5 नए, यानी 75 + 5। कर्नाटक, मगधी, केरे, पक्षी, अंक, कराईवेटी,
ये 5 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। अगर लिखना हो गया होगा तो बोल दीजिएगा। कर्नाटक वाला है मगधी केरे पक्षी विहार। कर्नाटक का है अंक समुद्र पक्षी विहार। कर्नाटक में ये अघनाशिनी पक्षी विहार। TN, हाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु है। आगे लिखिएगा कि बिहार में एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील बिहार बेगूसराय है। पांच नए पांच नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। अब लिखिएगा बिहार में एकमात्र कांवर झील रामसर स्थल घोषित, जो पक्षी विहार है। बिहार में आर्द्र भूमि को चौर कहा जाता है। बिहार में आर्द्र भूमि को चौर कहा जाता है। वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि जहाँ सालों भर पानी जमा रहता है। अब कब घोषित है ये सब कोई नहीं पूछा जाएगा, बहुत पहले घोषित हुआ था। यही आप लोग तथ्य पढ़ने में लग जाते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा कि बिहार में रामसर स्थल कब घोषित हुआ था। पीपीएससी कहता है क्या नहीं पढ़ना है, आप लोग जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। पत्र पत्रिका से लेकर बहुत सारे चीज़ों इतना न तथ्य जुटाए रहता है कि आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि है जहां सालों भर पानी जमा रहता है।
अरे भैया, वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि है जहां सालों भर पानी जमा रहता है। पूछा ना कावेरी, अरे सब पूछेगा, हर जगह पूछेगा आपको। तो क्लास की बात याद रखी, आ रही होगी आपको, ऐसा सर जरूर याद पड़े होंगे। वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि है जहां सालों भर पानी जमा रहता है। वेटलैंड ऐसी दलदली भूमि जहां सालों भर पानी जमा रहता है। यह धरती और पर्यावरण के लिए जरूरी है। धरती और पर्यावरण के लिए जरूरी है। पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल होता है। पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल होता है। यह पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल होता है। इसे बाढ़ नियंत्रण, चलिए मनीष जी, थैंक यू। अब जेपीएससी का तो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन जरूर आया होगा। बहुत अच्छा। इससे बाढ़ नियंत्रण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इससे बाढ़ नियंत्रण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ये बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, मानव के लिए। तो ये हो गया आपको वेटलैंड के बारे में, रामसर के बारे में। अब आगे लिखिएगा टॉपिक में, फरवरी 2024 में बिहार के जमुई में नागी नकटी पक्षी बिहार में, नागी नकटी पक्षी बिहार में पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। ये 2021 से शुरू हुआ था। दो 2021 से शुरू हुआ था। अब देखिए, बिहार जमुई में नागी नकटी पक्षी बिहार में पक्षी महोत्सव कलरव संपन्न हुआ। कलरव बिहार के जमुई में नागी नकटी पक्षी बिहार में पक्षी महोत्सव कलरव संपन्न हुआ। कलरव संपन्न हुआ।
इसमें पक्षियों की गणना के लिए रिंग पहनाया जाता है, छोड़ा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो गया कि बिहार के कुछ पक्षी बिहार का नाम बताइए, तो जैसे कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, कांवर झील बेगूसराय में है, कटिहार में गोगा बिल है, पक्षी महोत्सव, कलरव आयोजन। बिहार के प्रमुख पक्षी बिहार, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, गोगा बिल, कटिहार, बेगूसराय। वैशाली। सुंदरबन एक भागलपुर में भी है जी, भागलपुर। हाँ, सुंदरबन नहीं, सुंदरबन लिखिए, केवल सुंदरबन पक्षी बिहार, सुंदरबन पक्षी बिहार लिखिए। अगला लिखिएगा, आकाशीय बिजली पर बिहार में एक रिपोर्ट आया है कि देश में सबसे ज़्यादा ठनका या वज्रपात बिहार में
गिरती है और हर साल 200 सबसे ज़्यादा औसतन लोग मरते हैं। औसतन हर साल 271 लोग मरते हैं। तो लिखिएगा आकाशीय बिजली या ठनका या वज्रपात। आकाशीय बिजली सर्वाधिक शिवहर जिले में। भारत बिहार में वज्रपात का पूर्व जानकारी के लिए इंद्रब्रज ऐप है, जबकि देश में दामिनी ऐप है। अब शिवहर में अधिक होता है तो ठनका का मतलब समझते हैं कि यह बिजली का आकाश में विपरीत डिस्चार्ज के बादल जब हवा से दो प्लस और माइनस जब टकराते हैं इलेक्ट्रिक। आकाशीय बिजली एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो आकाश में विपरीत चार्ज के बादल जब हवा से आपस में टकराते हैं
तो उसमें होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है और वह धरती पर गिरती है, जिसे बिजली गिरना कहा जाता है। ये रिपोर्ट है बिहार सरकार का, बिहार मौसम विभाग का रिपोर्ट है। बिहार मौसम विभाग का रिपोर्ट है। अब एक क्वेश्चन बताइए, बिहार में देसी मूल की गाय का नस्ल क्या है? बिहार में विदेशी नस्ल के गाय ही अब ज़्यादा मात्रा में है। विदेशी मतलब यहाँ दूसरे राज्यों का। तो दूसरे राज्यों में आ जाता है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जिसमें गुजरात का गिरनार नस्ल है, पंजाब का साहीवाल है और राजस्थान का थार पारकर है। तो गिर नस्ल, जबकि बिहार के 2 नस्ल है जो लुप्त की ओर जा रहे हैं। बिहार के जर्सी विदेशी ही है। मात्र 2 नस्ल है गाय के जो विलुप्ति के कगार पर हैं। वे है पूर्णिया नस्ल और दूसरा है बचौर नस्ल। पूर्णिया नस्ल की गाय जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा क्षेत्र में है, जबकि बचौर नस्ल मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर के दरभंगा के इलाके में है। लेकिन बिहार के लोग सबसे ज़्यादा दूध किसका पीते हैं? गुजरात के और पंजाब के और राजस्थान के नस्लों की गाय। बचौर, हाँ बहुत था। तो लिख लीजिए इसको कि बिहार में देसी मूल के नस्ल की गाय विलुप्ति के कगार पर। लिखिएगा, बिहार में देसी मूल के नस्ल की गाय विलुप्ति के कगार पर। विलुप्ति के कगार पर मात्र 2 मूल नस्ल पूर्णिया और बचौर बची है। मात्र 2 नस्ल पूर्णिया और बचौर पूर्णिया और बचौर नस्ल गाय बची है। जबकि बाहरी नस्ल के गाय, बाहरी नस्ल के गाय गुजरात के गिर, बाहरी नस्ल गुजरात के गिर, पंजाब के साहीवाल और राजस्थान के बाहरी नस्ल के गाय। बिहार में सर्वाधिक है। साहीवाल,
ये हो गया कुछ ज्योग्राफी की बातें। लिख लिए। अब आगे एक चीज लिखते हैं, प्रवासी सरक पक्षियों के संरक्षण पर एक समरकंद में बैठक हुई थी। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMC का फुल फॉर्म की 14वीं बैठक इसमें विभिन्न प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण
पर समझौते हुए। CMS को बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, जो 1979 में हुआ। भारत CMS का 1983 में सदस्य बना। यानी प्रवासी पक्षियों के लिए नीतीश यंत्र, ये नीतीश यंत्र तो हम अभी नहीं सुने हैं जी। नीतीश यंत्र क्या है, ये तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। पहले लिख लिए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ? समरकंद में। इसे बॉन, प्रवासी प्रजातियों के लिए एक बॉन कन्वेंशन हुआ था 1979 में, जिसे भारत उसका सदस्य बना 1983 में। और एक बहुत चर्चा में था कि जंगल की परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार जो परिभाषा अभी हाल में तय की है 1923 में, 2023 में वन संशोधन अधिनियम में, कि जंगल के रूप में जो अधिसूचित भूमि रहेंगे, चलिए, तो ये आपसे हमको भी एक जानकारी हुई। तो जंगल वास्तव में वही है जो सामान्य परिभाषा है, जहाँ बड़े मात्रा में जंगल पेड़ पौधे हो, वही जंगल कहलाता है। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी से रिलेटेड यही सब कुछ मैटर था फरवरी में, और ज़्यादा इससे रिलेटेड कुछ नहीं था। लेकिन आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री का ये बात है, बाबर किस देश का निवासी था? बाबर किस देश का मूल निवासी था? बाबर किस देश का मूल निवासी था? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। टर्की। चलिए, कल्पना जी टर्की बताइए, आप बताइए, और लोग बताएं। ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, और कोई? टर्की, अफगानिस्तान, देखिए इसमें सुजीत और कविता सही है। बाबर उज्बेकिस्तान का समरकंद का रहने वाला था। सुजीत दत्त और कविता, ये दोनों का सही है, क्योंकि बाबर, रीना का भी सही है, उज्बेकिस्तान का निवासी था। आप जानते हैं ना कि समरकंद का मूल निवासी था बाबर, याद रखिएगा। इसीलिए मैं याद किया, उज्बेकिस्तान के समरकंद का जिक्र थोड़ा कॉमन सेंस भी भिड़ाते तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका हो जाता है। समरकंद उसका प्रिय शहर था। तो 3 लोग सही निकले हैं, रीना, कविता और सुजीत दत्त। चलिए, कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ तो ठीक है, नाम नहीं पढ़े होंगे, आपका भी सही होगा अमृता।
तो इस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब हम पहुंचते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जहाँ तक सवाल है फरवरी में, तो इसरो का बहुत सारा चीज़ चर्चा में था। 3DS, 3 यात्री और अंतरिक्ष मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसरो का 3 चीज से लेकर चर्चा में था, 1, 2, 3। एक था 17/2/2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से GSLV F-14 के जरिए इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण इससे मौसम एवं आपदा चेतावनी की सटीक जानकारी मिलेगी। इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बेंगलुरु। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। एक तो इसके लिए चर्चा में रहा। दूसरा चर्चा रहा गगनयान चार यात्री। अंतरिक्ष यात्री। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णन नायर।
केरल। दूसरा अजीत कृष्णन, तमिलनाडु। चौथा ग्रुप कैप्टन अंगद, प्रयागराज, इलाहाबाद। चौथा लखनऊ। लिख लीजिए। अरे अभी कहाँ गए हैं? अभी गए नहीं है जी, चयन हुआ है, 25 में जाना है। अरे ग्रुप कैप्टन एक उपाधि है, एनडीए के हैं, इस सारे लोग एनडीए के हैं। ठीक है, हाँ जाएंगे। यही अंतरिक्ष है ना कि गगनयान में मानव मिशन का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा, तो 2025 में भेजा जाएगा। सत्रह फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से GSLV F-14 के जरिए इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण। इससे मौसम एवं आपदा चेतावनी की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके बाद 15 अगस्त 1969 में बना था इसरो, गठन हुआ था। गठन
गठन। मुख्यालय बेंगलोर है, वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्री है, जिसमें ग्रुप कैप्टन चारों का नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन तमिलनाडु के हैं, अंगद प्रताप प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं। यही तो बोले हैं कि जो गगनयान मिशन में जो मानव को भेजना है, 4 अंतरिक्ष यात्री भेजा जाएगा। अभी व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा 2024 में, जिसका नाम है व्योम मित्र। गगनयान के पहले मानव रहित रोबोट। उसके बाद इसके सफल प्रक्षेपण के बाद ये चारों लोग जाएंगे, भारत पहला मिशन करेगा मानव को भेजने का। और एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, अब हम लिखवाएंगे इस लाइन को, कि भारत में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी। देखिए, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। FDI की अनुमति दी है, जो पहले 74% था। तो पहले 74% था। इससे क्या होगा, भारत में निजी निवेश बढ़ेगा, निजी लोग कंपनियां आएगी। और आप जानते हैं कि भारत 1999 से अंतरिक्ष में विदेशी उपग्रहों को छोड़ता है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। 100% तक प्रत्यक्ष अरे भैया, क्वेश्चन बनेगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, यानी गगनयान करने जा रहा है भारत, इनसेट इतना अत्याधुनिक भेजा। ये अपडेट जब भी आप लिखिएगा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत, उसमें ये सब लिखना पड़ेगा। और ये भी लिखना पड़ेगा कि 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या अंतरिक्ष बाजार में भारत, अगर ये टॉपिक आया। क्योंकि इसरो से 3 प्रकार का क्वेश्चन होते हैं। पहला कि इसरो की उपलब्धि और चुनौती, तो चुनौती है ना ये सब भेजना, और तीसरे शुक्रयान भी भेजना है। और दूसरा चीज़ कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इसरो की उपलब्धि, तो जो आपको मौसम विभाग और चेतावनी की प्रणाली हो रही है, एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मौसम विज्ञान के बारे में जो भी पूर्व चेतावनी, तूफान के बारे में, ये सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए से आज आपके हाथ में जो मोबाइल है 4G में 5G में आप पहुँचे हुए, 6G की बात हो रही है, ये इसरो का ही कमाल है। और तीसरा चीज़ कि अंतरिक्ष बाजार में भारत, तो अब तक भारत ने 1999 से 424 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है, उसे विदेशी मुद्रा भी अर्जित किया है। तो लिखिएगा कि 100% प्रत्येक विदेशी निवेश की अनुमति दी है 1999 से। देखिए, भारत ने 1999 से 34 से अधिक देशों के, भारत ने 1999 से 34 से अधिक देशों के 34 से अधिक देशों के 424 उपग्रहों को 424 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर लगभग $30 करोड़ की कमाई किया है, आय अर्जित किया है। $30 करोड़ की आय अर्जित किया है।
भारत के 30 करोड़ डॉलर की कमाई अर्जित किया है। राज्य के भारत के 2 राज्यों असम गुजरात। असम के मोरीगांव और गुजरात के धोलेरा। दो संयंत्र, एक संयंत्र। धोलेरा में सेमी पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। सेमीकंडक्टर हब भारत बनने जा रहा है। भारत 1999 से अब तक से अब तक 34 उपग्रह विदेश। भारत ने 1999 से 34 से अधिक देशों के 424 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर 30 करोड़ डॉलर का आय अर्जित किया है। 30 करोड़ डॉलर का आय अर्जित किया है। तो कुल मिलाकर साइंस और टेक्नोलॉजी का ये क्लास आज संपन्न हुआ। हम तो सोचे थे कि नेशनल भी कर देंगे, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाया। याद दिखे अमृता? 1999 से अब तक 34 से अधिक देशों के 424 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर 30 करोड़ डॉलर का आय अर्जित किया है भारत। चलिए, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्या आज क्लास कैसा रहा है आज आप लोगों के? चलिए, मैं चाहता हूं कि खरा उतरूं। जिस तरीके से आपको जेपीएस या 69वीं में जिस तरीके से खरे उतरे थे, मैं चाहता हूं लास्ट वाला लाइन। अरे सेमीकंडक्टर के 2 संयंत्र बनने जा रहा है भारत में। 3, 2 गुजरात के धोलेरा में, जिसे पीएम ने उद्घाटन भी किया है, शिलान्यास, और एक गुजरात के मोरीगांव में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।